जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा क्या, हिंदी भाषा को पढ़ा, हिंदी की विभिन्न बोलियों को पढ़ा। आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, है ना, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों। आज हम देखें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन अलग अलग लिख दें, आ यहाँ लिख दो, बा यहाँ लिख दो, है ना, दा लिख दो, फिर ये व्यवस्थित समूह नहीं होता, है ना। क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते जिसका खंड ना हो, खंड ना हो, जैसे पानी, है ना। तो पा धन आ धन ना और धन ई, इसके बाद इनके पा आ ना ई टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः इन ध्वनियों पा आ ना ई को क्या कहेंगे, हम वर्ण कहेंगे। यानी कि जो पानी है दोस्तों इसमें ये जो है वर्णों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है और ये जो वर्ण होते हैं इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, ध्वनि या फिर वर्ण कहलाते हैं, या अक्षर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। कितनी हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 क्या हैं, 11 स्वर हैं और दोस्तों 33 क्या हैं, 33 व्यंजन हैं। सभी को पता है 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, 4 उसमें व्यंजन भी हैं और दोस्तों 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और अम और आहा ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अनुस्वर होता है और ये विसर्ग होते हैं। अतः इनका विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया, छोटी सी नॉर्मल सी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, आप बताओगे 52। इसमें स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इसको भी आपको पता होनी चाहिए। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, अनुस्वर कौन सा होता है और विसर्ग कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गई। अब हम दोस्तों वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका हो गया स्वर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है। यहाँ पर हम स्वर को देखेंगे दोस्तों, तो स्वर को भी यहाँ देखो, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ठीक है, ये क्या है, स्वर कहलाते हैं। और दोस्तों प्लुत स्वर भी आते हैं इसमें, प्लुत, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। खैर इतना पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आ ई उ और री ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपसे यहां से पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आ ई उ ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर दोस्तों ये भी आते, ए आई ओ औ ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो ये संयुक्त स्वर कहलाते, इतने ए आई ओ औ ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जो कि दोस्तों अनेक स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, मेल से, जैसे आ और ई मिलकर क्या बना रहे, ए, आ और ए मिलकर आई बना रहे, तो ये क्या कहलाती है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन्हें दीर्घ स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त स्वर हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए, ये ह्रस्व स्वर हो गए। फिर बात करेंगे दोस्तों हम व्यंजन की, तो व्यंजन में देखें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये वो अपने देखा होगा, वर्ण के जो 25 अक्षर होते, वर्ग के 25 अक्षर होते हैं, का से लेकर के मां तक,
कचट तप, का चा टा ता, ये जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग, पा वर्ग, है ना। तो ये जो पांच पांच जो वर्ण होते हैं और कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो या, रा, ला और वा, ये क्या कहलाती है, अंतस्थ व्यंजन। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या फिर अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा, सा और हा, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों अनुस्वर, तो ये अम, विसर्ग, ये आहा, ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वर और विसर्ग, और इनको क्या कहा जाता है, अयोगबाह, ये अयोगबाह कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग को अयोगबाह कहा जाता है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो इड़ा और ढा, ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो रा और ढा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो छा, त्रा, ज्ञाश्रय, छत्रज्ञ श्रय, छत्रज्ञ श्रय, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि दोस्तों ये अन्य वर्णों की सहायता से मिलकर के या फिर योग करके ये बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आधा का और सा मिलकर के बना रहा, छा बन गया, है ना, ता और रा बन के तेरा बन गया, ये जा और या बन के ज्ञा बन गया, आधा सा और रा बन के स्रा बन गया। यहां से क्वेश्चन बनता है निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है या फिर नहीं है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाएगा कि छा किन वर्णों के योग से बनता है, तो आपको ऐसा पता होनी चाहिए। ये जो संयुक्त होते हैं, पहला जो वर्ण होता है ये, इसमें हलंत लगा रहता है, मतलब ये आधा रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने दो। छत्रज्ञ श्रय ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। आगत ध्वनियां कौन कौन सी हैं, आगत ध्वनियां का, खा, गा, जा, फा, ये यहाँ पर नुक्ता लगा रहता है एक, है ना, ये क्या कहलाती है, आगत ध्वनियां कहलाती हैं। आगत ध्वनियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें हिंदी के स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण किसी अवरोध के या बिना बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि स्वर उसे कहते हैं जो दोस्तों स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, और दूसरे वर्णों की इनमें सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है स्वरों की संख्या। ठीक है, ह्रस्व स्वर की आ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये ह्रस्व स्वर कहलाते। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बन जाते आराम से। एक दो बार वीडियो को देखिए, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ और ए भी रखे जाते हैं, इनको भी दीर्घ स्वर में रख दिया जाता है। ठीक है, और ये संयुक्त स्वर ए, है ना, आ और ई मिलकर ए बना रहा है, आ और ए मिलकर के दोस्तों आई बना रहा है, तो ये क्या कहलाती है, संयुक्त स्वर कहलाती है। अपन ने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं और संयुक्त स्वर भी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, हिंदी के व्यंजन प्लुत प्लुत स्वर भी होते हैं ना, प्लुत स्वर ऐसे होते हैं, ऐसे करके वो लगा तो ओम, जिनमें ज्यादा, है ना, सभी से दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उच्चरित होने, तो वो प्लुत स्वर कहलाते। ठीक है, तो हिंदी के व्यंजन देखो, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर का देखा कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से दोस्तों इनका उच्चारण किया जाता है। तो देखें यहाँ पर स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे अपन देखें कि जो का है, एक आधा का और ये आ मिलकर के बनता है का, है ना, तो ये का क्या बन गया, इसमें आधा का है और आ है, तो ये आ क्या है, स्वर है ना, मतलब ये जो व्यंजन है, ये जो का व्यंजन है, ये आ स्वर की सहायता से दोस्तों इसमें बना है, यानी कि का में आधा का और आ इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ये आप खा देखें तो आधा खा और आ मिलकर के बना खा, जब हम पूरा नाम लेते हैं खा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आ छुपा रहता है इसमें आ, तो स्वरों की सहायता से ये व्यंजन बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं। ठीक है, अतः हिंदी में कितने हैं, 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार से। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते। कचट तप, ऐसे कर लो, कचट तप, तो का, खा, गा, घा, या, है ना, और इंगिया, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, है ना, पाफा, बाभा, मा, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला व अंतस्थ कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा और हा, ये क्या कहलाते हैं,
ऊष्म व्यंजन कहलाते। ठीक है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध या बाधा के कारण होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। देखें यहाँ पर ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री, ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर, है ना, ये एक मात्रक होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर ये द्विमात्रक होते हैं, जैसे आ, ई, उ, है ना, ये क्या कहलाते हैं? द्विमात्रक कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ये भी द्विमात्रक होते हैं। तो इन्हें दोस्तों ये जो होते हैं इन्हें भी काय में दीर्घ स्वर में भी रखा जाता है। और ये संयुक्त स्वर ए, आई, आई, है ना, ओ और औ, ये काय में आते हैं? संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। प्लुत स्वर की बात करें तो इसे त्रिमात्रक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ए, जैसे ओम, ए, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं? त्रिमात्रक होते हैं। कौन से? प्लुत स्वर। तो ये स्वरों के बारे में अपन ने देखा। अनुनासिक में आपने देखा है इसका उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। ऐसा पूछा जाता है, जैसे चांद, गांव और दांत, इसका कैसे होता है? उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अनुस्वर देखो, ये अनुस्वर, ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुस्वर ए स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, कंगन, है ना, तो ये अनुस्वर कहलाते हैं। अनुस्वर और अनुनासिक। ठीक है, यहाँ निर्नानुनासिक देखो, इसके उच्चारण में ना तो बिंदी और ना तो चांद बिंदी का प्रयोग किया जाता है, वो निर्नानुनासिक कहलाते हैं। जैसे इलाहाबाद, बनारस, इधर उधर, ये क्या कहलाती है? निर्नानुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अनुस्वर जिनका उच्चारण दोस्तों नाक से होता है ना, और निर्नानुनासिक इसके उच्चारण में ना तो बिंदी और ना तो चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द हैं इलाहाबाद, बनारस, इधर उधर, ये क्या कहलाती है? निर्नानुनासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विसर्ग देखो, यह भी अनुस्वर की तरह स्वर के बाद आता है, जैसे प्रातः, काल, मनः, कामना, तो ये क्या होता है? विसर्ग होता है। तो ये अपन ने दोस्तों वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया। वर्णमाला के दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखा कि किस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण स्वर देखो, ह्रस्व स्वर देख लिया आ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ। ठीक है, आगत, आगत ध्वनि आ, ए वाली आगत ध्वनि कहलाती है। अपन डॉक्टर लिखते ना ऐसे, है ना, तो ये आगत ध्वनि है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, आई, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर आ है। ठीक है, पश्च स्वर आ, उ, ओ, ये क्या कहलाते? पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, विव्रत आ, ए, औ, ये विव्रत हैं। अर्ध विव्रत ई, उ, ओ, अर्ध विव्रत कहलाती है। संव्रत ई, उ, है ना, अर्ध संव्रत ई और उ, ये अर्ध संव्रत के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ कौन से, संयुक्त, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। अयोग बाह्य अम और ये विसर्ग, ये क्या कहलाते हैं? अयोग बाह्य कहलाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको याद रख लेना। हिंदी व्यंजन देखो एक नजर में, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो का से मा तक, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है अंतस्थ व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की कौन, इनकी संख्या 4 होती है। सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या कितनी? 4 होती है। उत्क्षिप्त या जिन्हें द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है, इड़ा और ढा, इनकी संख्या 2 होती है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा द्विगुणी व्यंजन है, कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त व्यंजन देखो, तो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, जो अन्य स्वरों के योग से, अन्य व्यंजनों के योग से बनाए जाते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगत ध्वनिया में हमने देखा ये नुक्ता लगा है, का, खा, गा, जा, ये नुक्ता वाले जो होती है आगत ध्वनिया कहलाती हैं। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित जो हो जाते हैं, रा आ जाता है, रा, ये प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ला है। नासिक व्यंजन कौन सा है? तो यमगण नम, जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं, यमगण नम। ठीक है, अर्धस्वर देखो, या और वा, ये अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, कंठ, का, खा, गा, घा, डा, ये कंठ से इनका उच्चारण होता है, कंठ से। ठीक है, तालु से होता है चा वर्ग का, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा से होता है टा वर्ग का, टा, ठा, डा, ढा, डा, है ना। दंत से होता है ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ से होता है पा, फा, बा, भा, मा। ये अपन ने देख लिया ना, का, चा, ट, तप, है ना। और यहाँ देखो कंठ, फिर तालु, चा वर्ग, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और अंत में पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो इनको अपन को याद रख लेना। अगला देखें दोस्तों, इंगिया, ये इंगिया वाला जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है? एक कंठ से उच्चरित होता है।
है ना, इया ये तालु से प्लस नासिका से, है ना, तो कंठ और नासिका से, नासिका तो आएगा इसमें, है ना, मूर्धा और नासिका से होता है ड़ा का, दंत और नासिका से होता है ना का, ओष्ठ और नासिका से होता है मां का। तो ये क्या है, यम गण नम यानी कि वर्ग का पंचम अक्षर है, और ये दोस्तों ये क्रमबद्ध इनका उच्चार होता है। ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना। अब यहां पर आते हैं, आगे देखते हैं, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ तालव्य से कहा जाता है। ए आई कंठ तालु, है ना, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ, ठीक है, ओ औ कंठोष्ठ, ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान है, और ओ औ जो है एक कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण देखें, प्राण वायु के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और मुख भाग के आधार पर ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्राण वायु के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। कौन कौन से, एक तो होते अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। ये प्राणत्व के आधार पर है, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रत्येक वर्ग जैसे का, खा, गा, घा, इंग्या का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे का, गा और इंग्या, है ना। तो ये आपको याद रख लेना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हमने वर्ग देखा ना, का, चा, टका वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है ना, ये वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण देखो तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण। जैसे यहां पर का वर्ग में देखें तो ये दूसरा वर्ण है और ये क्या है, चौथा वर्ण है, तो ये काय के अंतर्गत आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। बाकी 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण आएंगे, है ना। तो महाप्राण और अल्प प्राण आपको समझना है कि अल्प प्राण 1, 3, 5 वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अक्षर अल्प प्राण और द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण कहलाती है, इसको समझना, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर देखें अघोष, प्रत्येक वर्ग का खा गा इया का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, पहला और दूसरा अघोष, ठीक है। जैसे यहां पर देखें तो का और खा ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके अघोष कहलाएंगे। तो आप समझ गए, वर्ग के 25 अक्षर में जो का, चा, टा, का वर्ग, चा वर्ग होते हैं, इन्हीं वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अघोष कहलाते हैं, ठीक है। सघोष की बात करें तो सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष या फिर घोष के अंतर्गत आते हैं। तो 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष या फिर घोष कहा जाता है, ठीक है। तो ये घोषत्व के आधार पर भी आपको पता चल गया। तो यहां पर अपन ने अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, महाप्राण मतलब 2, 4, ठीक है, अघोष मतलब 1, 2 और सघोष मतलब 3, 4, 5, ठीक है। अल्प प्राण तथा महाप्राण में आने वाले व्यंजन देखो प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण दोस्तों इसको आपको याद रख लेना है, सूत्र है 135 और इसका है 24, ऐसे याद कर लेना, 135 है ना, और प्लस अंतस्थ भी इसमें आते हैं। तो 135 मतलब क्या है, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। तो ये क्या हो जाएगा, का, गा और ये इया, चा, जा, इया, तो ये क्या होती है 135 याद रख लेना, बोले 135 अल्प प्राण, है ना, और 24 ऊस में, तो 24 में मतलब 2 और 4, तो दूसरा और चतुर्थ अक्षर हो जाएंगे, प्लस में इसमें ऊस में व्यंजन भी आते, सा, सा, हा, ये भी दोस्तों इसमें काय में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, और ये अल्प प्राण में आ जाते हैं। तो अल्प प्राण 135 याद रख लेना, महाप्राण 24 याद रख लेना, मतलब 24 मतलब 2 और 4, वर्ग के 2 दूसरा अक्षर और चतुर्थ अक्षर, और वर्ग के 1 पहला अक्षर, तृतीय और पंचम अक्षर, इसलिए ये सूत्र दिया गया है 1, 3, 5 और 2, 4, ठीक है। इस प्रकार से बात करें अघोष तथा सोग, घोष सघोष में आने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। अघोष में देखें तो 1, 2 यानी कि 12, ठीक है ऐसे, और घोष या सघोष में 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो ये तो आपको पता चल गए, ठीक है। ये अघोष कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथम और द्वितीय, और घोष और सघोष, घोष या जिसे सघोष भी कहा जाता है वो होते हैं वर्ग के 3, 4, 5 अक्षर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा सघोष व्यंजन है, कौन सा अघोष व्यंजन है ना। तो अघोष आपको पता चल गया कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अघोष, और वर्ग के 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न, इसके पहले हमने वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में 4 विकल्प आपके पास हैं, छा, है ना, चा, टा और औ,
तो संयुक्त व्यंजन पूछा गया, तो संयुक्त व्यंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, है ना, ये क्या पढ़ते हैं अपन, संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है, छा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। चार विकल्प हैं आपके पास, दंत है, तालव्य है, ओष्ठ है या फिर वर्ष्य है। तो आप लगाइए, मैंने आपको बताए थे कि जब हम पांच वर्ग पढ़ते हैं और पांच वर्ग के का, चा, टा, ता, पा, तो का वर्ग कंठ से बोला जाता है, उसके बाद चा वर्ग तालु से बोला जाता है, का, चा, टा वर्ग जो मूर्धा होता है, टा, है ना, ता वर्ग जो होता है दोस्तों वो दंत से, और पा वर्ग होता है ओष्ठ से। ठीक है, तो यहां पर आपसे छा पूछा गया, तो ये छा किस वर्ग में आता है, ये आता है चा वर्ग में। ठीक है, तो चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो कैसे बोले जाते हैं दोस्तों, वो बोले जाते हैं तालु से, है ना, तालु से बोले जाते हैं। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर, छा क्या है, तालव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि बताना है। अब आपसे बनेगा क्वेश्चन तो फटाक से बताइए कमेंट में, चार विकल्प आपके सामने और तालव्य ध्वनि आपसे पूछा गया है। तो 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर का चयन किया है कि सर जो तालव्य ध्वनि है वो है चा, है ना, चा वर्ग जो है, चा वर्ग, चा, छा, जा, ये तालु से उच्चारित होते हैं। तो आपका उत्तर कहां चला जाता है, एक की तरफ। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों, पश्च स्वर और अग्र स्वर अपन ने पढ़े हैं, तो पश्च स्वर आपको यहां पर बताना है। तो बताइए चार विकल्प में से, बड़ा आ, ई, बड़ा ई और आ, ये जो है इनमें से आपको पश्च स्वर के बारे में बताना कि पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो आपने चयन किया है दोस्तों विकल्प नंबर ए, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्च स्वर के अंतर्गत आता है आ। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष और सघोष आपने पढ़े हैं, है ना, तो अघोष और सघोष कौन से होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन से होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि दोस्तों वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं अघोष, और बाकी 3, 4, 5 जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सघोष या फिर घोष, है ना। तो यहां पर आपसे अघोष पूछा गया, तो वर्ग का प्रथम और दोस्तों द्वितीय, यानी कि प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो यहां पर पा और फा, ये क्या है, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, है ना, पा वर्ग के प्रथम और द्वितीय, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, अघोष कहलाएंगे, अघोष। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। का व्यंजन के विषय में बताइए, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि है, और बताइए क्या क्या होता है। अल्प प्राण में अपन पढ़ते हैं 1, 3, 5, है ना, अल्प प्राण में 1, 3, 5 यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ होते हैं। तो देखो का तो अल्प प्राण है ना, का अघोष भी है क्योंकि अघोष में तो प्रथम और द्वितीय होते हैं, तो ये भी हो गया। का स्पर्शी व्यंजन भी है, और का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है। तो का क्या हो जाएगा, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी व्यंजन भी है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, ए नंबर सही हो जाता है। का के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके बारे में और भी प्रश्नों को देखते, यहां पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक है। किस ध्वनि का सूचक है, ये रहे आपके चार विकल्प। अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक है, बताइए। नहीं है, सॉरी नहीं है बताना है, तो किस ध्वनि का सूचक नहीं है, इंग्या, इया, रा या फिर या। तो अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है, ये आपसे बताया। दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि वर्ग के पंचम जो अक्षर होते हैं, है ना, यम गणनम जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों, ये पंचम अक्षर के बारे में अपन देखते हैं कि अनुस्वर से संबंधित होते हैं, और यहां पर नहीं है पूछा गया, तो ये जो या है, या ये नहीं है अनुस्वर, है ना, अनुस्वर का सूचक नहीं है या, तो उत्तर क्या हो जाता है आपका, डी नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है,
तो ये क्या है बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताना है। तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आपने पढ़ा होगा चा छा जा झा इया, है ना, पढ़ा है। तो चा वर्ग के अंतर्गत आता है इया। तो चा वर्ग आपने देखा कि चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? चा वर्ग का वर्ग का तो अपन ने देखा था कि का वर्ग तो कंठ से उच्चरित होता है, फिर का के बाद आता है चा वर्ग, तो चा वर्ग काय से होता है? तालु से। तो इया भी क्या हो जाएगा? इया भी बोले सर तालब होगा, इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। तो आपका उत्तर कहां चला जाता है? ए की तरफ चला जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? बताइए, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या फिर स्वनिम, क्या कहा जाता है? और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर उन्हें कहा जाता है स्वनिम। क्या कहा जाता है? स्वनिम। और आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, जहां पर दोस्तों आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का, पंजाब मास्टर कैडर के लिए टीजीटी पीजीटी आदि सभी, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ड़ा और ढा ये ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? शुद्ध कथन बताना है। ये तालब ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, या फिर दोनों महाप्राण हैं। अभी चार विकल्प में से आपको चयन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनियां हैं इनके विषय में शुद्ध कथन कौन सा है? तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सर ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां कहलाती हैं, है ना, उत्क्षिप्त ध्वनियां कहलाती हैं, अर्थात इन्हें द्विगुणी व्यंजन भी कहा जाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, बी की तरफ आपका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के माने जाते हैं? ये जो सा है ये व्यंजन किस प्रकार के हैं दोस्तों? अंतस्थ हैं, वर्त से हैं, तालब्य हैं, या फिर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? उच्चारण की दृष्टि से आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों, ये कहलाते हैं क्या? ऊष्म। ऊष्म कहलाते, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो उत्तर चला जाता है कहां पर? सी की तरफ चला जाता है, जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन सा नहीं है बताइए? या, रा, हा या फिर वा, अंतस्थ कौन सा नहीं है? अंतस्थ नहीं बताना। अंतस्थ अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहां पर देखा कि सर या तो है, रा भी है, ला नहीं है, लेकिन वा है। तो यहां पर जो हा दिया है ये अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता और चला जाता है उत्तर किस तरफ? बी तक, बी की तरफ। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और ऐसा पूछा भी जाता है कई बार। तो बताइए क्या कहते हैं इन्हें? या, रा, ला और वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है आंसर, क्या है? अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहते हैं। या, रा, ला, वा इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये कई बार पूछे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से वह कौन सा शब्द जिसका अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही है? पूर्ण, है ना, पर्याप्त, पर्याप्त, या फिर अपन यहां पर देखते हैं, यहां पर आपका दो विकल्प और दिए हैं, दो विकल्प आपको यहां पर दिए हैं दोस्तों, ये है बेतुका और समुचित, है ना। तो यहां पर तो आपका ये समुचित सही हो जाएगा। समुचित मतलब उचित भी होता है, पूर्ण भी होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये डी नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन बताना है। ये चार विकल्प हैं। ऊष्म व्यंजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहां भी आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हो तो ये जो सा और हा दिया है ये कहलाते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए
उन वर्णों को क्या कहते हैं, बताइए। उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है, सघोष कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है, या फिर महाप्राण कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहां पर उन्हें कहा जाता है अघोष। क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। और अघोष जो होते हैं, आपने देखा होगा, वर्ग के प्रथम और द्वितीय, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और 3, 4 और 5 ये क्या होते हैं दोस्तों? ये सघोष होते हैं, वर्ग के 3, 4, 5। ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना है। और सघोष और अघोष हो गए। अल्प प्राण कौन होते हैं? 1, 3 और 5 अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होते हैं? 2 और 4, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर। ठीक है, इनको याद रखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या मूलतः बतानी है, तो ये तो सभी को पता है, कई बार पूछा भी जाता है। तो उत्तर आपका यहां पर चला जाता है 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52, जो कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर पूछ लिए गए आपसे, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। 8 हैं, 9 हैं, 11 हैं, या फिर 14 हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये उत्तर आपको बताना है। और स्वरों की संख्या आपसे पूछा गया तो उत्तर चला जाता है 11 की तरफ। ठीक है, 11। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों 2 होते हैं, कौन से? अम और आहा, अयोगवाह कहलाते। ठीक है, अयोगवाह। तो यहां पर सी आपका सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये 4 विकल्प हैं और व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। तो कितनी मानी जाती है? 32, 33, 34 या फिर 36? तो आसान सा क्वेश्चन, व्यंजन पूछा गया तो उत्तर हो जाता है क्या? 33। 33 यानी सी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वर, अयोगवाह, अंतस्थ, या फिर अकारांत? क्या कहा जाता है जिन शब्दों के अंत में आ आता है? और आपने चयन किया है कि सर जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है क्या? अकारांत। ठीक है, और डी नंबर आपका अकारांत बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, ये सरल क्वेश्चन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों। इनको आपको बताना है अयोगवाह हैं। अयोगवाह निम्न में से बताना अयोगवाह है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, या फिर अल्प प्राण? तो अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि जो अम होता है और जो आहा होता है ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। तो ये विसर्ग यहां पर दिया है तो ये क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताना है। अग्र स्वर और पश्च स्वर अपन ने पढ़े थे, तो पश्च स्वर यहां पर आपसे पूछा गया। तो पश्च स्वर ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, है ना? तो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है कौन सा? आपका कमेंट जल्दी से आना चाहिए। और राइट आंसर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ। पश्च स्वर जो होता है वो होता है ए आपका बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर कि निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन बताना है यहां पर, पुनः या फिर इलाहाबाद। द्वित्व आप समझते होंगे, अभी समझ जाएंगे, और विकल्प के अनुसार द्वित्व व्यंजन का चयन करना है। ये 2 विकल्प और हैं और आपका राइट आंसर, एक क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली। दिल्ली में ऐसे द्वित्व व्यंजन जो होते हैं, आधा ला और लाया, इस प्रकार से अगर व्यंजन आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है, द्वित्व। ये क्वेश्चन आता है कई बार, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता तो बोलते हैं ये क्या बलाए पूछ ली गई, ये क्या पूछा गया? द्वित्व व्यंजन तो आज तक नहीं पढ़े, है ना? इसलिए तैयार रहना। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 4 विकल्प हैं। अयोगवाह वर्णों को अपन को चयन करना है, तो कौन से होते हैं अयोगवाह वर्ण? बताइए। आ, ई, उ, या फिर आहा? तो अयोगवाह वर्ण पूछा गया और पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो अम और आहा ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है? मानक नहीं पूछा गया, अमानक पूछा गया। यहां पर अमानक वर्ण पूछा गया। तो अमानक जो वर्ण माना जाता है दोस्तों, एक झा जो है, ये झा, ये क्या माना जाता है? अमानक वर्ण माना जाता है। और उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ। सी नंबर आपका सही है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? और घोष वर्ण के बारे में तो अपन ने पढ़ा ही है। घोष यानी कि सघोष, सघोष को ही घोष कहा जाता है। तो अपन ने देखा था
कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष और 3 4 5 सघोष। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आपसे घोष पूछा गया यानी कि सघोष पूछा गया, तो 3 4 5 तो अपन देखते हैं दोस्तों कि जो मां है ये क्या है, पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण है ना कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये घोष या सघोष के अंतर्गत आएगा। तो ये खा जो है ये द्वितीय वर्ण है, चा जो है ये प्रथम है, ये ठा द्वितीय वर्ण है। तो प्रथम और द्वितीय तो काय के अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और ये जो मां है ये पंचम वर्ण है। ठीक है, तो पंचम वर्ण काय के अंतर्गत आएगा, ये बोले सर घोष या फिर सघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, अपभ्रंश के बताना है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपभ्रंश के पूछे गए हैं, तो अपभ्रंश के होते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 प्रकार होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रज्ञ, ये छा त्रा और ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं, बताइए। संयुक्त, अंत्यस्थ, ऊष्म या फिर संधि। छा त्रा ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो अपन ने इनको पढ़ा है कि सर जो विभिन्न व्यंजनों के या स्वरों के मेल से जो बनाए जाते हैं, है ना, तो दोस्तों योग से बनाए जाते हैं, अन्य वर्णों के योग से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं। तो छत्रा और ज्ञा ये विभिन्न वर्णों के योग से बनते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्या, संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालब। ए आई क्या कहलाती है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो ए आई है इनका उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या है, बताइए कमेंट में सभी लोग। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि ए और आई ये क्या है, कंठ तालु। क्या होते हैं, कंठ तालु होते हैं। और विकल्प नंबर डी की तरफ आपका उत्तर चला जाता है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है, वर्णमाला में यही तो पूछा जाता है दोस्तों, सघोष, अघोष, कंठ तालु, उच्चारण स्थान, इन्हीं को अपन को पढ़ना पड़ता है ना। अघोष वर्ण बताना है और अघोष में आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और 4 में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सा जो आते हैं ये भी अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अपन ने दोस्तों वर्ण के प्रथम और द्वितीय तो पढ़े ही थे, लेकिन सा जो वाले होते हैं ये भी काय के अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत। तो आपका उत्तर चला जाता है डी की तरफ। ठीक है, डी नंबर आपका सा और सा, ये तीनों जो सा होते हैं ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भी चला जाता है डी की तरफ। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण अपन ने पढ़े हैं। अल्प प्राण 1 3 5 यानी कि वर्ग के 1 3 5 वर्ण होते हैं, बाकी महाप्राण 2 और 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण होता है। तो प्रथम में का और गा क्या होता है, तृतीय। तो ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। तो बी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, दोस्तों बताइए। तो नासिक के व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो अपन देखते हैं पंचम अक्षर जो होते हैं, पंचम अक्षर में एक यहां पर वर्ण दिया है, वो वर्ण कौन सा है, वो है इया, है ना। ये क्या है, नासिक के व्यंजन है और बी की तरफ आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सा और हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, है ना, और कई बार आपको याद भी रख लेना है। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों कभी उसमें में रख दिया जाता है, उसमें पूछ दिया जाता है, विकल्प में अकेला उसमें दिया जाता है, कभी संघर्षी भी पूछा जाता है, तो इन्हें हम उसमें संघर्षी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, उसमें संघर्षी कहलाते। कौन से, ये जे सा हा जो वर्ण होते हैं ये उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, इनको याद रखेंगे। ध्वनियां आपको बताना है, 4 विकल्प हमें दी गई हैं कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। और कंठ में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि कंठ ध्वनियां वो होती हैं जो वर्ग के जो प्रथम अक्षर होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते, प्रथम जो का वर्ग होता है, का वर्ग, वो का वर्ग क्या कहलाता है, वो का वर्ग कहलाता है दोस्तों कंठ। यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। और यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो कंठ ध्वनियां हैं वो है कौन सी, का वर्ग, का खा गा घा इया इंग्या जो होता है ये क्या होता है, कंठ से। ठीक है, अब ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा ज्ञानी का बताना है कि किन वर्णों के संयोग से। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किन वर्णों के संयोग से बना होता है, तो बताइए। 4 विकल्प हैं, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और ये रोज क्लास 8 बजे होती है दोस्तों, एक नई क्लास आपको प्रेषित की जाती है। ज्ञा वर्ण
किन वर्णों के संयोग से बना है। ये उत्तर अगर एक कंटिन्यू आप देखते हैं दोस्तों तो व्याकरण में इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। तो आपको कंटिन्यू देखना है। और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आधा जा, हलंत वाला जो जा है और इया बनकर के क्या बनाते हैं, ज्ञा। कई बार क्वेश्चन आ गया है इसलिए आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है तो किससे होता है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए अनुनासिक का संबंध जो होता है वो किससे होता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, 4 में से अनुनासिक का आपको बताना है और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने चयन किया है दोस्तों कि अनुनासिक का जो संबंध होता है केवल नाक से नहीं होता, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो उत्तर चला जाता है आपका सी की तरफ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छा वर्ण। छा वर्ण किसके योग से बना है। छा छत्री यानी कि छत्रज्ञ श्रेय जो होते हैं ये क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों ये अन्य वर्णों की सहायता से बनते हैं तो योग से बनते हैं। ऐसे ही छा वर्ण आपको बताना है। कई बार पूछा गया और कई बार उत्तर भी गलत करके आते हैं कुछ लोग, है ना। कभी कभी यहां तो नहीं दिया, कभी कभी क्या दिया जाता है, का प्लस सा दिया जाता है ना। और यहां पर आधा का और सा दिया जाता है हलंत वाला का। तो आपका उत्तर ए वाला होता है, आधा का और सा होता है, मिलकर के क्या बनते हैं, छा बनते हैं, है ना। तो याद रख लेना अगर हलंत ना लगा हो तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर सही क्या होगा, ये हलंत वाला का होगा और सा होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग नहीं है बताना है, ठा, ढा, घा या फिर ड़ा। तो कौन सा टा वर्ग नहीं है। अपन वर्ग के दोस्तों 25 अक्षर पढ़ते हैं, है ना। तो का वर्ग, खा वर्ग, कचट तब पढ़ते ना अपन, कचट तब, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनको पढ़ते ना। तो यहां पर टा वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो बताइए। नहीं पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो डी नंबर है ये का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, ये तो का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो का, खा, गा अपन पढ़ते हैं। उत्तर चला जाता है आपका डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है पूछा है दोस्तों, तो बताइए किसका उच्चारण दंत से नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था का वर्ग कंठ से, है ना। चा वर्ग दोस्तों काय से, तालु से। और चा के बाद आता है टा वर्ग, तो टा वर्ग होता है मूर्धा से, है ना। और ता वर्ग जो होता है वो दंत से होता है और पा वर्ग होता है ओष्ठ से। तो यहां पर आपसे दंत नहीं पूछा तो ता, था, दा, धा, ना ये तो दोस्तों ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो टा वर्ग है ये टा वर्ग तो तालु से उच्चरित होता है। तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है तो कौन सा है, बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तालव्य व्यंजन यानी कि तालु से जिनका उच्चारण होता है वो कौन से हैं, तालु से बताना दोस्तों। तो बताइए अपन ने पढ़ा था कि सर का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, है ना। फिर चा के बाद होता है कचट, टा वर्ग का, चा, टा और टा। तो जो टा वर्ग होता है वो मूर्धा से और ता वर्ग जो होता है वो दंत से और दोस्तों पा वर्ग ओष्ठ से। तो तालु पूछा है तो आपने उत्तर लगा दिया है चा वर्ग। चा वर्ग कैसे, ये चा वर्ग होता है दोस्तों तालु से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। 4 विकल्प हैं। अनुनासिक व्यंजन के बारे में हमें चयन करना है और आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है कि सर अनुनासिक व्यंजन की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाता है वर्ग के पंचम अक्षर। वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं और आपने बिल्कुल सही चयन किया है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते जाइएगा और रोज रात्रि 8 बजे इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपको चयन करना है, सभी लोगों को चयन करना है। और जिन भी साथियों ने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो उत्तर चला जाता है आपका डा और ढा। डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर, वेरी गुड, सभी ने सही बताया। अब आंसर आपको बताना है
कि ये जो का, गा, जा और फा ये ध्वनियां किसकी हैं? ये जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं दोस्तों, ये नुक्ता लगाना नीचे, ये जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं ये ध्वनियां किसकी होती हैं? संस्कृत की होती हैं, अरबी फारसी की होती हैं, या फिर यहां पर आ जाते हैं अगले जो अपने विकल्प हैं उन विकल्प को अपन यहां पर देख लेते हैं, अंग्रेजी की हैं या फिर दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो आप पहले ही समझ गए हैं कि जो नुक्ता वाली ध्वनियां होती हैं ये वाली है ना, ये मानी जाती हैं दोस्तों अरबी फारसी की मानी जाती हैं, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपको बताना है कि बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में बताना है, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं? ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है, फटाक से उत्तर बताना है दोस्तों। इसके पहले हमने हिंदी भाषा को पढ़ा, विस्तृत पढ़ा, फिर उसके प्रश्न पढ़े, फिर दोस्तों अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? नवीन विकसित ध्वनियां पढ़ रहे हैं, यहां पर वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला में आपका जो खा और गा जो है ये दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आता है और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर 1 की तरफ। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? बताइए, जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं? यहां पर 4 विकल्प हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर, क्या कहलाती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो बोले सर वे कहलाती हैं व्यंजन कहलाती हैं, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है दोस्तों, का, खा, गा, फा कौन सा उर्दू से लिया गया है? उर्दू से बताना है कौन सा उर्दू से लिया गया। का, खा, गा, फा में से उर्दू से लिया गया जो वर्ण है उस वर्ण को आपको चयन करना। तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। बोले सर जो गा है, खा वर्ण जो है, खा वर्ण ये उर्दू से लिया गया, यानी कि आपका उत्तर जो हो जाता है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण बताइए कौन सा घोष वर्ण है? ये 4 विकल्प हैं, घोष वर्ण का आपको चयन करना है। घोष और अघोष, अघोष होते हैं वर्ग के 1 और 2, यानी कि प्रथम और द्वितीय अक्षर क्या होते हैं? अघोष, और 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो यहां पर बताइए घोष या सघोष, बात यह की है घोष को सघोष बोलते हैं, सघोष को घोष भी बोलते हैं। तो सघोष कौन से होते हैं? 3, 4 और 5 सघोष होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ता, था, दा क्या होता है? दा तृतीय वर्ण है, तो यहां पर जो दा है ये क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा, या फिर इसे सघोष भी कहा जाता है, तो सघोष भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा है, जा है, घा या फिर ठा है? सघोष महाप्राण ध्वनि के बारे में आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 48 और 48 में सघोष की बात आई है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। तो सघोष में अपन ने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपन ने देखा था 2 और 4। तो यहां पर 4 यानी कि चौथा जो वर्ण है, चतुर्थ जो वर्ण है, वर्ग का चतुर्थ जो वर्ण है, देखो कौन सा है ना? बताइए, ये खा महाप्राण तो है लेकिन सघोष नहीं है ना? तो का, खा, गा, घा, ये जो घा है ये क्या है दोस्तों? ये जो घा है ये सघोष भी है और महाप्राण भी है ना? ये सघोष भी है और महाप्राण भी है, तो उत्तर आपका बी नंबर की तरफ चला जाता है। अब यहां पर अपन को सुमेलित करना है कि स्वर ध्वनियां, तालब्य ध्वनियां, अल्पप्राण ध्वनियां, घोष ध्वनियां कौन सी हैं, इनको सुमेलित करना है। सभी लोग सुमेलित करेंगे। स्वर ध्वनियां कौन सी हैं? तो स्वर ध्वनियां तो अपन ने पढ़ दिया, बोले सर स्वर तो ये हैं, बिल्कुल सही है ना? तो तालब्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालु से कौन सी उच्चरित होती हैं? बताइए। तो बोले सर तालु से होती हैं कौन कौन सी? चा, छा, चा वर्ग तालु से उच्चरित होता है। ठीक है, अब अल्पप्राण की बात आती है, तो अल्पप्राण कौन सी होती हैं? 1, 3 और 5। 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। यहां पर आ गया क्या? 1, 3, 5 कौन सा आ रहा है? 1, 3, 5 अल्पप्राण और 2, 4 महाप्राण होती हैं। तो एक बताइए कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5 में कौन सी आ रही हैं? 1, 3, 5 में बताना है। और यहां पर घोष ध्वनियां पूछी गई। घोष ध्वनियों में क्या आता है दोस्तों? घोष मतलब होता है सघोष,
और सघोष में आती हैं कौन सी, 3 4 5। ठीक है, तो इसको भी अपन को याद रख लेना है। और यहां पर जो आपका उत्तर दिया है वो डी नंबर दिया है, और डी नंबर में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का तीसरा, यानी कि दोस्तों यहां पर एक का, चा टा ता, हाँ ना, ता पा और टा, बिल्कुल सही है। यानी कि जो अल्प प्राण है ये तो 1 3 5 में ये पूरी आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो घोष ध्वनियां हैं, घोष में आती हैं कौन कौन सी, 3 4 5। और दोस्तों ये संयुक्त वर्ण भी इसमें आ जाते हैं, तो छा धा और भा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया स्वर ध्वनियां कौन सी हैं। स्वर ध्वनियों में अम आहा ये सभी आ गए। तालब ध्वनियों में चा छा जा आ गया। अल्प प्राण में अपन ने का तापा ये दोस्तों प्रथम 1 3 5 होते हैं। घोष ध्वनियों में देखा अपन ने तो ये घा छा धा ये भा आ गया। ठीक है, तो इनको अपन को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, ये आपको बताना है। चक्र का चक्का, चक्र का चक्का हो गया है ना, अपन बोलते चक्र लगाओ, अब चक्र का हो गया चक्का, तो यहां पर विस्मीकरण है ना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, समीकरण, या फिर यहां पर आते हैं अपन अगला जो अपना क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं विपर्यय या फिर आगम, है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो एक बार, यहां पर अपना जो उत्तर है वो उत्तर है दोस्तों समीकरण। ठीक है, ये चक्का हो जाना ये समीकरण ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण माना जाता है। इसको अपन को याद रख लेना है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर अगला है पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है या फिर कंठ है, बताइए। पा ध्वनि अपन पढ़ते हैं ना, का चा टा ता पा, पा पा जो होता है पा ओष्ठ से, तो ये क्या कहलाएंगी, पा ध्वनि क्या कहलाएंगी, पा वर्ग जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो आपका राइट आंसर चला जाता है बी की तरफ, और ओष्ठ आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर आपका सही हो जाता है। अर्धस्वर बताना है दोस्तों, अर्धस्वर कौन से हैं, अर्धस्वर कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं, ये कमेंट में आपको जल्दी से कमेंट लिखना है। अर्धस्वर की पूछा गया है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कि सर जो या और वा होते हैं ये अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। और विकल्प नंबर 1 जो है उसकी तरफ आंसर आपका चला जाता है। स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है आपको, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दीर्घ होते हैं, ह्रस्व, प्लुत या उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं, ह्रस्व स्वर भी होते हैं। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे गए तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त तीनों, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होते हैं। ये सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, क्या होते हैं, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि पांचों वर्गों के दूसरे और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण। महाप्राण यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता, बताइए किन शब्दों में नहीं होता, तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्दों में, संकर शब्दों में या फिर उपर्युक्त शब्दों में। तो किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता ये आपको बताना है। और दोस्तों हमने पढ़ा है कि तत्सम, तद्भव और संकर, संकर मतलब होते दो भाषाओं के मेलजोल से जो शब्द बनते हैं उनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, और उत्तर चला जाता है आपका सी नंबर। सी नंबर रेलगाड़ी, है ना, ऐसे कुछ शब्द संकर शब्द होते हैं। हिंदी की सा ध्वनि, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको तो याद रख लेना, शक्कर वाला सा, बोले सर शक्कर तो हम तालू से खाएंगे, तालू से, शक्कर काय से खाना है, तालू से खाना है, तो ये सा शक्कर का और शक्कर खाना तालू से, तो ये सा जो ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, तालब्य होगा। तालब्य यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अघोष, अघोष के बारे में बताइए, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो झा, ठा, जा या फिर का और ता। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 57, और अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अघोष कौन होते, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, अल्प प्राण कौन होते, 1 3 5,
है ना। तो वर्ग का प्रथम अक्षर का है, वर्ग का दोस्तों ता वर्ग जो था उसका प्रथम अक्षर ये है, तो ये क्या कहलाएंगे, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष बताना है। और अघोष मैंने आपको कई बार बताया है कि अघोष वर्ण वे होते हैं जो वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो अघोष और दोस्तों अघोष के अंतर्गत सा 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 भी आते हैं, तो इनको याद रख लेना, अघोष वर्ण के अंतर्गत सा 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 भी आते हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, तो डी आपका सही है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, स्वर बताइए कौन सा है, स्वर वर्ण कौन सा है। तो यहां पर स्वर पूछा है तो आपको उत्तर बताना है। बोले अम और आहा, इनका दोस्तों अयोग बाह्य के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर ऐसा स्वर क्वेश्चन आ जाए तो आपका उत्तर आई सही होगा। आई यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर राइट है। और दोस्तों आज हमने यहां तक दोस्तों स्वर वर्णमाला के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, और दोस्तों डटे रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी करना है वो निश्चित ही दोस्तों ऐप में एडमिशन आज ले लें। आप आज एडमिशन आप ले सकते हैं रात्रि 12 बजे तक दोस्तों, और अपना जो है तैयारी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों लगे रहें तैयारी के लिए, हम भी आपके साथ हैं, आप भी पढ़ाई करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।